नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये हमारा जो है मिडिवल हिस्ट्री का चौथा पार्ट होगा। इसके पहले जो दोस्तों मैंने 13 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म किया है, तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी 13 जो पार्ट है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का उसे देख सकते हैं। और जो इसके जो पहले के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका भी लिंक से उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि आपको पता है कि जो ये मेरा मिडिवल हिस्ट्री का चौथा पार्ट होगा, तो इसको शुरू करने से पहले मैं जो आपको तीसरा पार्ट का जो होगा कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ताकि जो पूरा आपका जो वो है रिवाइज हो जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि उसके बाद जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले पार्ट में पढ़ा था वो सैयद वंश के बारे में पढ़ा था पहले, उसके बाद फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम लोग सैयद वंश का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वह था खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? तो 1414 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पर इसने अपना अधिकार जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खिज्र खां स्वयं को किस उपाधि से संतुष्ट रखा था? तो रैयत आला की उपाधि से उसने अपने आप को संतुष्ट रखा था। तैमूर लंग भारत से वापस जाते समय मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर शासन किसे नियुक्त किया था? तो इसने खिज्र खान को ही नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि तैमूर लंग का सेनापति कौन था? जो तैमूर लंग का जो सेनापति था वो कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां द्वारा जारी सिक्कों पर किस सुल्तानों का नाम लिखा हुआ है? तो तुगलक सुल्तानों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, खिज्र खां के विषय में फरिश्ता से क्या समझते हैं? तो खिज्र खां के समय में जो फरिश्ता से क्या समझते हैं कि वह एक न्यायप्रिय और उदार शासक था। हम लोग थोड़ा सा 6 नंबर क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि जो खिज्र खां है उसके समय पे जो सिक्कों का पे तुगलक सुल्तानों का नाम इसलिए लिखा था क्योंकि जो खिज्र खां ने जो तुगलक जो सिक्का था उसी को अपने शासनकाल में चलवाया था, इसीलिए तुगलक सुल्तानों का नाम था। नेक्स्ट है कि खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं हम लोग मुबारक शाह में, जो खिज्र खां के जस्ट बात का था। तो खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो मुबारक खां था। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या है कि मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह कौन था? तो खिज्र खां का पुत्र था। मुबारक शाह कौन सी उपाधि का धारण किया था? तो शाह की उपाधि मुबारक शाह धारण किया था। मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1421 ईस्वी में बैठा था। मुबारक शाह के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे यही प्रमुख विद्वान थे मुबारक शाह के दरबार में। नेक्स्ट है याहिया बिन अहमद सरहिंदी का प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो तारीख ए मुबारक शाही। ये जो है ये रचना उन्होंने की थी, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, किसने की थी? तो अहमद सरहिंदी ने। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुबारक शाह यमुना नदी के तट पर किस नगर को बसाया था? तो मुबारकाबाद को बसाया था। मुबारक शाह की हत्या कब हो गई? तो 19 फरवरी 1434 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? तो सखर उल मुल्क ने हत्या कर दी थी मुबारक शाह की। तो सखर उल मुल्क कौन था? तो ये मुबारक शाह का वजीर था और इसी ने इसकी हत्या ही कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुबारक शाह का जो उत्तराधिकारी था वो था मोहम्मद बिन फरीद खां। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन फरीद खां मुबारक शाह का कौन था? तो यह भतीजा था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन फरीद खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो मोहम्मद शाह की गद्दी पर। और महमूद शाह जो है, मोहम्मद शाह की जो मृत्यु कब हो गई थी? तो 1445 ईस्वी में हो गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। यह क्या है कि जो मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक भी इसे कहा जाता है, इसलिए अलाउद्दीन जो आलम शाह है ये कौन है? सैयद वंश का अंतिम शासक है। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर का नाम क्या था? तो हामिद खां। और इसी हामिद खां ने फिर अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कर दी थी। क्यों की थी? तो इन्होंने सारा राज फिर बहलोल लोदी को ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर क्या अलाउद्दीन आलम शाह की किस प्रकार दिल्ली छोड़ने का बदायूं भाग गया था? तो हामिद खां के षड्यंत्र जो रचा था उसके बाद ये बदायूं छोड़कर भाग गया था। किसने 1451 ईस्वी में हामिद खां का कत्ल कर दिया था? तो बहलोल लोदी ने हामिद खां का 1451 ईस्वी में कत्ल कर दिया था। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब हासिल हुआ? तो बहलोल लोदी जो है दिल्ली गद्दी पर 1451 ईस्वी में बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु कब हुई? तो 1476 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? तो 37 वर्षों तक चला। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग तुगलक वंश के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है
गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी में यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था? तो गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी था इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट, तुगलक वंश के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। नेक्स्ट है, किस शासकों ने मंगोलों के आक्रमणों को 29 बार विफल किया? मतलब 29 बार मंगोलों ने इन पर आक्रमण किया, लेकिन 29 बार इसने क्या किया? विफल किया। तो ये कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई? तो गयासुद्दीन को मालिक उल गाजी की उपाधि दिया गई। उसके बाद क्या है? वह प्रथम सुल्तान जिसने अपने नाम के सामने गाजी जोड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जोड़ा था। गाजी का क्या अर्थ होता है? मैंने पिछले क्लास में बताया था, काफिरों का वध करने वाले को गाजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसका बचपन का नाम क्या था? जूना खां था। और इसका जो और मूल नाम था उसका क्या नाम था? वो उलुग खां था। मतलब इसका क्वेश्चन क्या बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो उलुग खां था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। भारतीय इतिहास में किस सुल्तान को पागल, सनकी और रक्त पिपासु शासक के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बारे में जो मैंने बताया था किस कारण से कहा जाता है, तो वो मैंने पिछले वीडियो के पार्ट में बताया है, तो आप एक बार जाकर वीडियो जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे पागल, सनकी और रक्त पिपासु शासक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो अमीर कोही की रचना की थी। नेक्स्ट है कि शाहनामा किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो अल बरूनी के द्वारा रची गई है। फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा रची गई है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रची गई है। ये दोनों पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनामा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसके लेखक है कौन? अल बरूनी है, और एक फतवा ए जहांदारी है जिसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो बुक है शाहनामा और फतवा जहांगीरदारी, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का कालीन का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल रेहला के रचिता कौन है? तो इब्न बतूता है। और ये इब्न बतूता कौन थे? तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीन में भेजे गए एक दूत भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो देवगिरी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो उसने दौलताबाद नाम रख दिया था उसका, देवगिरी का बदल करके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान किस अभिलेख में कहा गया है? तो राम मुंदरी के अभिलेख में इनको दुनिया का खान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कौन था? तो अफ्रीकी यात्री था और इसने एक पुस्तक की रचना की थी, रेहाला नाम की। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे बनाया? तो इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी बनाया। नेक्स्ट है, इब्न बतूता राजदूत के रूप में चीन कब गया? तो 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में चीन गया। तो किसका राजदूत बना था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस निम्नलिखित पुस्तक में से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है? तो रेहाला जो है बहुत फेमस पुस्तक है इब्न बतूता द्वारा लिखी हुई। तो इसमें जो है इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के काल के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए हैं। क्यों हुए? उसका कारण भी था क्योंकि ये इनका जो कोई भी डिसीजन जो है सही नहीं होता था, इस कारण से इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ है। चलिए आप आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत में किन दो राज्यों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो किन दो भाइयों ने? तो क्या नाम था? हरियर एवं बुक्का। इसके बारे में हम लोग जो आज का जो पार्ट होगा इसके जस्ट बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना वो सब हम लोग सब कल देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस उपाधि को धारण किया था? तो अल सुल्तान जिली अल्लाह के नाम से वह अपने आपको उपाधि से धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिलाबाद का किला और जहांपनाह नगर का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। फिर क्या है, वारंगल राज की स्थापना किसने किया था? तो कान्हा नायक ने वारंगल राज की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत विद्वान था। उसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंसा ए महरू की रचना की थी। ये क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना है कि इंसा ए महरू पुस्तक की रचना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक
कि कितने महत्वाकांक्षी योजनाएं असफल रही, तो 4, जो हम लोग 4 कल हम लोग डिस्कस किए थे। एक राजधानी परिवर्तन था, एक फिर मुद्रा था, और भी 2 थे, वो आप लोग देख लेंगे वीडियो में जाकर के क्या क्या था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असफलताओं का बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का भी बादशाह कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि उनके बाद जो शासक थे और कौन कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था, तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध के पास हुआ था। फिर इसने अपना दूसरा राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो दिल्ली में अगस्त में कब करवाया था, 1351 ईस्वी में। जो फिरोज शाह तुगलक है ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या लगता था, मतलब क्या संबंध था इसका, तो चचेरा भाई लगता था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतवा ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तो फिरोज शाह ने की थी। क्योंकि फिरोज शाह इसमें नाम आ रहा है फिरोज शाही, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि फतवा ए फिरोज शाही किसने रचना की थी, तो फिरोज शाह ने। नेक्स्ट है कि फतवा ए फिरोज शाही रचना से किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, तो फिरोज शाह से याद आ गया, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह से। ठीक है, नेक्स्ट है फिरोज शाह की माँ का नाम क्या था, तो बीबी ज़ैला नाम था फिरोज शाह की माँ का। बीबी ज़ैला किस राजपूत सरदार की पुत्री थी, तो रणमल जो राजपूत थे उनकी पुत्री थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह को खलीफा ने किस उपाधि से नवाजा था, खलीफा ने, तो कासिम अमीर उल मोमिन से किया था नवाजित। तो क्या है, फिरोज शाह ने कितने कष्टदायक करों से जनता को राहत दी थी, तो 24। और ये 24 कष्ट जो किसने लगाए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे सारे 24 कर। इसमें से इन्होंने सिर्फ 4 कर को लागू किया था, बाकी सबको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुसलमान शासक ने ब्राह्मण पर जजिया कर लेना आरंभ किया, तो फिरोज शाह ने। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, तो टोटल 5 बड़ी बड़ी नहरों का इसने निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह ने कितने नगरों की स्थापना कराई थी, तो 300 नगरों की स्थापना कराई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। फिर है प्रमुख नगर फतेहाबाद, फिरोजपुर, जैनपुर, हिसार और फिरोजाबाद दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तो इसने ये भी फिरोज शाह ने की थी। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों को फारसी के किस विद्वान से अनुवाद करवाया था फिरोज शाह ने, तो अपाउद्दीन से करवाया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या किसने जो थी वो किसके शासनकाल में थी, तो फिरोज शाह के शासनकाल में थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या कितनी थी, तो 1,80,000 थी, तो ये भी याद रखेंगे। फिरोज शाह के दरबार में राजकीय संरक्षण पाने वाले विद्वान कौन थे, तो जियाउद्दीन बरूनी थे और शम्स-ए सिराज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन बरूनी की प्रमुख कृति का नाम क्या था, तो तारिक ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिरोज शाह ने जाजनगर पर आक्रमण कर किस शासक को हराया था, तो जाजनगर कहाँ है, ये उड़ीसा में है, तो किसको हराया था, तो भानुदेव तृतीय को हराया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह ने जाजनगर पर आक्रमण करके कौन से मंदिर पर ये किया था, तो जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उसको विध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह ने नागरकोट पर आक्रमण कब किया था, तो 1361 ईस्वी में नागरकोट पर आक्रमण किया था। और क्या किया था, नागरकोट में जो मंदिर था उसको, वो जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह ने गरीबों का मुफ्त इलाज के लिए किस नाम से राजकीय अस्पताल का निर्माण कराया था, तो दारुल सफ़ा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हो जाएगा। दिल्ली में कोटाला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह ने कराया था। फिरोज शाह द्वारा जारी किए सिक्कों का अंकित क्या था, तो खलीफा और फतह खां उसमें अंकित करवाया था फिरोज शाह ने। जो फतह खां था वो कौन था, ये फिरोज शाह का पुत्र था। फिरोज शाह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी का नाम क्या था, तो फतह खां था। फिरोज शाह के प्रधानमंत्री का नाम क्या, तो खान ए जहां मकबूल था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फिरोज शाह के सफलताओं का श्रेय किसे दिया जाता है, तो खान ए जहां मकबूल था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का। अब हम लोग आज के पार्ट में जाते हैं जो कि है लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत में जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में थी। ठीक है, चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। तो पहला है लोधी वंश। तो लोधी वंश क्या है कि लोधी जो वंश है खिलजी अफगानों लोगों की पश्तून जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण तक में शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाले कौन थे, तो बहलोल लोधी ने। कब किया था स्थापना, तो 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। और ये वंश कब तक चला था, तो 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा था और सफलतापूर्वक शासन करता रहा था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला अफगान वंश था। और इसके पहले जो थे वो कौन सब थे, वो लोग तुर्क लोग थे। तो पहला अफगान वंश था, ये याद रखेंगे। सिकंदर लोधी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो ये जो लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो सिकंदर लोधी था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं
कि समस्त लोदी मूल रूप से क्या करते थे, घोड़े के व्यापारी थे, मतलब ये लोग घोड़े की खरीद बिक्री करते थे। हम लोग शासक देख लेते हैं कि जो लोदी वंश में महत्वपूर्ण कौन कौन 3 शासक थे। तो लोदी वंश के महत्वपूर्ण जो 3 शासक थे वो थे बहलोल लोदी, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। फिर सिकंदर शाह लोदी, जो कि बहुत ही आक्रामक थे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, तो उन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। फिर इब्राहिम लोदी, जिन्होंने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी जो है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया और उसी के साथ ही लोदी वंश भी समाप्त हो गया। तो ये जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसी के बाद जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो हम लोग आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है पहला क्या, बहलोल लोदी। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला अफगान वंश था वो बहलोल लोदी ने स्थापित किया था। ठीक है, वह कब स्थापित किया था, तो 1451 ईस्वी में स्थापित किया था। लोदी वंश अफगान जाति के थे, इन्हें पठान भी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोदी वंश को क्या कहा जाता था, पठान भी कहा जाता था। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना जो है मध्यकालीन में लोदियों ने ही की थी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, अभी मैंने बताया। और कब से कब तक शासन किया, तो 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली पर बैठने वाला यह पहला अफगान शासक था और इसने एक बहलोली सिक्का चलाया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था, तो बहलोल लोदी ने कराया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कि इसने जैनपुर के शासक हुसैन शाह को परास्त कर उसे पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। ठीक है, जैनपुर जो था हुसैन शाह कौन था, तो हुसैन शाह इसका रिश्तेदार था। उसने क्या किया, उसको हरा करके फिर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। तो बहलोल लोदी क्या था, वो सुल्तान ये सूबेदार था, कहाँ का, तो सरहिंद का। यह अपने अफगानी सूबेदारों की बहुत इज्जत करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह अपने अफगानी सरदारों को मकसदे अलो कहकर बुलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। तारीके दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो वह जो है कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोदी की जो मृत्यु है वो जलाली के निकट 1489 ईस्वी में हो गई और इनका जो अंतिम अभियान था वह ग्वालियर के विरुद्ध युद्ध था बहलोल लोदी का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था ये बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है सिकंदर लोदी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसका जो मूल नाम था वो क्या था, निज़ाम खां था और इसने सिकंदर लोदी की उपाधि धारण की। सिकंदर लोदी जो है इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है और जो है यह अपने व्यक्तित्व को सुंदर दिखने के लिए, मतलब यह अपने व्यक्तित्व को सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। तो जितने भी ये आपका मुस्लिम शासक है सब वहाँ पे दाढ़ी रखते थे, तो ये जो है नहीं रखता था। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी का उपनाम क्या था, तो गुलरुखी था और इस नाम से उसने फारसी में बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी के काल में ही संगीत की पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना हुई। यह शहनाई बजने पर झूम उठता था। जो सिकंदर लोदी जैसे शहनाई बजता था वो उसमें झूम उठता था। फिर 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों को अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। तो आगरा नगर की जो स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है कि वहां पर उसने एक किले का भी निर्माण कराया जो बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की पहले स्थापना की, कब, 1506 ईस्वी में। फिर उसको अपनी राजधानी के रूप में भी बना लिया। नेक्स्ट है यह भूमि के में गढ़े खजाने का कोई हिस्सा नहीं लेता था। सपोज कीजिए कि उनके शासनकाल में किसी को भूमि में गढ़ा खजाना मिला तो वो उसको नहीं लेता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर के समय में ही नाप के लिए पैमाने गजे सिकंदरी प्रारंभ किया गया। तो पैमाने गजे सिकंदरी प्रारंभ किया, इसका प्राय मतलब क्या था कि 30 इंच का होता था ये, जो भी नापने के लिए, जैसे कोई मतलब ज़मीन का टुकड़ा नापना है तो ये लोग इसी सिकंदरे गजे, जो पैमाना है गजे सिकंदरे, इससे नापते थे लोग। नेक्स्ट, सिकंदर ने मुहर्रम और तजिए निकालना बंद करवा दिया। जो मुहर्रम और तजिए निकलते थे सिकंदर ने उसे बंद करवा दिया। और क्या किया, मस्जिदों को सरकारी संस्था के रूप में विकसित करने लगा तथा उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाया। तो मस्जिदों को क्या किया, सरकारी संस्था बनाने लगा और उसमें उसे शिक्षा का केंद्र बना दिया। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम क्या था, फरंगहगे सिकंदरी। ये क्या था, ये जो था बुक, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ पे ऊपर था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, यह धार्मिक दृष्टि से अहिष्णु शासक था और यह सभी धर्मों में स्वभाव
नहीं रखता, समभाव नहीं रखता था। मतलब ये सभी धर्मों को नहीं मानता था, सिर्फ ये किसको धर्म मानता था, तो इस्लाम धर्म को मानता था। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया और बोधन नामक के एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी थी क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम जो है समान समान धर्म है, ठीक है, इस कारण से इसने फांसी दे दिया था। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात लेना बंद कर दिया था। और सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई, तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात जो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था इब्राहिम लोदी, इसने क्या किया, शासन किया। कब से कब तक, तो 1517 से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी ने अफगान सरदारों की सर्वसम्मति से सिंहासन पर बैठा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अफगान की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। राजत्व सिद्धांत सरदारों के की समानता पर आधारित था। तो सभी सरदार जो है, अफगान सरदार मिलके ये करते थे कि कौन राजा बनेगा हमारा। तो उन्हीं के सहमति से क्या बना था, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी जो है उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद वहाँ का राजा बना था। योग्यता के आधार पर सरदारों ने को सुल्तान के चुनने का अधिकार था। जो योग्य सरदार रहते थे वो लोग क्या करते थे, सुल्तान चुनते थे योग्यता के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज विभाजन के फलस्वरूप उनके छोटे भाई जलाल खां को जैनपुर की गद्दी सौंप दी गई, परंतु इब्राहिम ने जैनपुर पर भी कब्जा कर लिया। तो जलाल खां कौन था, इब्राहिम का भाई था, छोटा भाई। लेकिन इब्राहिम खां ने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने उसको भी अपने राज में मिला लिया, ठीक है। आगे देखते हैं उसने क्या किया, लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के जो वर्ग के थे, वो राज के उत्तराधिकारी वर्ग के थे, उन सब के विरुद्ध दमन की नीति चला दी, ठीक है। अब देखिए इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता देख लेते हैं। तो क्या था, इब्राहिम लोदी ने सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। मतलब इनकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, ग्वालियर विजय। इसी समय ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल हुआ था। तो जो लोदी साम्राज्य में जो ग्वालियर था वह अंतिम रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी द्वारा लड़े गए दो प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। जो पहला युद्ध है वो 1517 से 1518 के बीच में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच में हुई थी, जिसे घटोली का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें लोदियों की हार हुई थी। जो राणा सांगा से इब्राहिम लोदी हार गया था और ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। और जगह का नाम क्या था, घटोली का युद्ध बोलते हैं। ये घटोली एक जगह है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान पर बाबर से युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसके बाद जो है बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी। अब देखिए लोदी वंश के पतन का कारण, जो इब्राहिम लोदी थे वो तृतीय शासक थे और अंतिम शासक थे। पतन का क्या कारण हो गया कि बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण है। लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंत कब हो गया, तो 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी युद्ध में। और उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल साम्राज्य का स्थापक जो किसे कहा जाता है, संस्थापक, तो बाबर को कहा जाता है। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी हठी स्वभाव थी। जो हठी स्वभाव का था, बहुत जिद्दी था, यह उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यह प्रथम सुल्तान था जिसने लोदी वंश का जो युद्ध स्थल में मारा गया। मतलब लोदी वंश का यह प्रथम स्थल था जो युद्ध स्थल पे मारा गया। और इसे किसने मारा था, तो बाबर ने मारा था। सुल्तान सिकंदर जो था वह पहला अफगान था जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत कालीन की प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देखते हैं। तो जो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे हम लोग वहाँ पे क्या बोलते थे, ये लोग सुल्तान बोलते थे। बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। जो अमीर व्यक्ति लोग थे वो प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का जो महत्व था वो चरमोत्कर्ष पर कब था, चरमोत्कर्ष पर, तो लोदी वंश के शासनकाल में। लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। और मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। तो ये मजलिस एक खलवत, ये क्या था, मंत्री परिषद था। और इसमें क्या थी, यह बैठक कहाँ होती थी, तो मजलिस एक खास में होती थी। बार एक खास, इसमें सभी सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मंत्री और उससे संबंधित विभाग। जो वजीर है उसे वह प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। वह कौन था, राजस्व विभाग का प्रमुख था। फिर क्या है, मुशर्रफ ए मुमालिक, ये कौन था, ये महालेखाकार था जो प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। फिर क्या है, मजमुआदार। जो मजमुआदार था ये कौन था, उधार दिए धन का हिसाब रखता था। जो मतलब कोई भी राजकोष से उधार लेता था उसके धन का वह हिसाब रखता था।
फिर खनिज कौन था? खनिज था कोषाध्यक्ष, मतलब कि कितना पैसा है, क्या है, नहीं है कोष में, उसका ध्यान रखता था खनिज। नेक्स्ट है अरीज ए मुमालिक, ये क्या है? सैन्य विभाग का प्रमुख था, अधिकारी था, और इस विभाग को जो है दीवाने अर्ज भी कहा जाता था। फिर क्या है? सद्र उस सुदूर, ये क्या है? धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, तो वीडियो देखें जरूर और नोट भी करें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, काजी उल कज़ात, ये क्या था? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च उत्तराधिकारी था, मतलब जो न्याय, जैसे यहाँ में हमारे भारत देश में न्याय के लिए कौन है? तो जज है, तो जज से ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो उसी तरह जो सुल्तान के बाद जो आता है, तो जैसे सुल्तान को आप राष्ट्रपति बोल सकते हैं, तो उसके बाद जो जज आएगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? काजिल उल कज़ात बोलते हैं। फिर क्या? बरीदे मुमालिक, ये क्या है? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। फिर है वकीले दर, ये क्या है? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। फिर नेक्स्ट है कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल जो करता था, उसके बाद क्या है कि दीवाने खैरात, ये क्या था? दान विभाग था, जो मतलब गरीब लोगों को दान दिया जाता था। फिर दीवाने बंदवान था, ये क्या था? दास विभाग था, मतलब दास लोग कितने दास काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा कौन रखता था? तो दीवाने बंदवान रखता था। नेक्स्ट है दीवाने इस्तीफाक, ये क्या था? ये पेंशन विभाग था, मतलब जो भी सरकारी काम कर रहे हैं उनका पेंशन विभाग था। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्या कि जो जो ये विभाग था और उसको बनाने वाला सुल्तान कौन था? जो ये दीवाने मुस्तखास था, ये वित्त विभाग जो था, इसको किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट है दीवाने कोही, जो कृषि विभाग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने अभी डिस्कस भी किया था, तो ये किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। फिर है अरीज़े मुमालिक, जो सैन्य विभाग था, उसका स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने इसे बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है दीवाने क्या है? बंदगान, ये क्यों किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिर दीवाने खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिर दीवाने इस्तीफाफ, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, इसे इत्ता कहा जाता था, ठीक है। जो प्रांत में बटते थे तो छोटे छोटे प्रांतों को क्या बोला जाता था? इत्ता बोला जाता था। यहाँ का शासन नयाब वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था, ठीक है। इत्ता को सीको जिलों में विभाजित किया था, जो इत्ता जो है उनको भी और छोटा कर दिया था और किसमें? सीको या जिलों में विभाजित कर दिया था। यहाँ का शासन अमीम नजीम अपने अन्य सहयोगियों के साथ करता था। जो यहाँ का शासन कौन करता था? तो अमील नजीम जो था ये अपने सहयोगियों के साथ करता था। फिर नेक्स्ट क्या है कि एक शहर या 100 गांव की शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। तो जैसे राजा जो है वो तो पूरा राज्य को देख नहीं सकते हैं, तो इस कारण से जो है वो लोग नियुक्त करते थे। तो इस तरह से अमीर ए सदा जो है ये एक अधिकारी था जो कि 100 गांव या एक शहर को देखता था, उसकी देखरेख करता था। फिर प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या होती थी? ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। फिर मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत काली सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इत्ता प्रथा को समाप्त किया था। जो इत्ता प्रथा था, गाँव इत्ता को छोटे जिलों में कर देते थे, तो उस प्रथा को क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। इत्ता प्रथा की दोबारा जो नींव रखी थी, मतलब दोबारा शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की और अरब रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे, ठीक है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हसीद पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हसीद, इजमा और कयास। ये सब क्या थे? कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। फिर क्या? सुल्तान सप्ताह में 2 बार क्या करते थे? दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। जो सुल्तान है वो सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। फिर नेक्स्ट है कि सुल्तान सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। जो मुक्तई कहा जाता वो किसे कहा जाता था? तो लगान निर्धारित करने की प्रणाली को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में कि रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। जो देवल सल्तनत काल था इसमें अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट। आज के पार्ट में हम देखा आपने कि हम लोगों ने किस तरह से लोधी वंश और जो दिल्ली सल्तनत कालीन की शासन व्यवस्था था उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि मुगल साम्राज्य आता है, आप आते हैं या उसके बाद भी, और जो बचेगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे जो कि बाबर से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपका जो भी फीडबैक हो ज़रूर बताएं। कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग आशा करता हूँ कि अपने इस लॉकडाउन पीरियड में जो घर में अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे, आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, कोविड-19 से बचे। चलिए ठीक है, बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।